नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से हम लोग लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने देखा कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यही नहीं, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हामिद देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हम लोगों ने यह भी देखा कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। और हम लोग आगे ये भी देखें कि जब से प्राकृतिक बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। और अब एक सवाल होता है कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कौन लिया था, तो यहाँ पे बताया गया है कि अपभ्रंश नाम पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गोसेन, जो संभवतः विक्रम संवत 650 के पहले थे, तो वही वो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने पिता गोसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। कौन तीनों का कवि कहा है? धारसेन ने। यानी अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है और जिसमें उन्होंने अपने पिता गोसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आगे हमने यह भी देखा कि संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार ने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका नाम है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि 84 सिद्धों के क्या नाम है। तो 84 सिद्धों के नाम जो है वो है लूहीपा, लीलापा, वीरूपा, डोभीपा, सबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरचपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड्डपा, नागार्जुन, कंडपा, कर्णिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दो खंडिपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बिपा, कंकड़पा, कमरिपा, डेंगीपा, भद्रेपा, कुक्कुरीपा, कूचपा, धर्मपा, महिपा, अचिंतीपा, भलपा, नलिनपा, भूसकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटिपा, चंपक
पा, भीखनपा, भालिपा, कुमरिपा, चौरिपा, अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है, मणिभद्रपा, ये योगिनी थी यानी ये महिला थी, मणिभद्रपा, कनखलापा, ये भी योगिनी थी, कलकल्पा, कंतालीपा, धाहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, कीलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भालिपा। तो हमें यहाँ पे 84 सिद्धों के नाम थे और ये जो पा जो है वो आदरार्थक पाद शब्द है, ये आदर सूचक शब्द है। और यहाँ पे 3 योगिनी है यानी 3 महिला हैं आपके 84 सिद्धों के नाथ में। एक जिनका नाम है मणिभद्रपा और दूसरी योगिनी का नाम है कनखलापा और तीसरी योगिनी का नाम है लक्ष्मीकरा। और ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। वे इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। जो ये सिद्ध लोग हैं और इनके अपभ्रंश मिश्रित जो काव्य भाषा है उनकी रचनाओं का संग्रह सबसे पहले शुक्ल जी बताते हैं कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरा, जिन्हें सरोज वज्र के भी नाम से जाना जाता है तो सिद्धों में सबसे पुरानी सरा हैं जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन आप लोगों से अवश्य कहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।